साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गौर दी गड्डी में। देखिए साथियों, आज हम कक्षा 10वीं का पाठ नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। लेखक कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखा जाए तो ये मूलतः कवि हैं। तो देखिए साथियों, इन्हें छायावादी कहा जाता है। प्रसिद्ध छायावादी या छायावाद के शिव या महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी का जन्म सन 1899 यानी 1900 में एक कम 1899 में हुआ माना जाता है। कई जगह पर इनका जन्म स्थान 1896 में भी छपा हुआ है, लेकिन हमारी NCERT की जो पुस्तक है इसमें 1899 है, अतः यही सही होगा। तो 1899 में महिषादल, मेदिनीपुर, पश्चिमी बंगाल, महिषादल गांव, मेदिनीपुर जिला और पश्चिमी बंगाल में इनका जन्म हुआ। वास्तव में इनके जो पिताजी थे राम सहाय जी, वे मूलतः इनका गांव था गढ़ा कोला, जो कि उन्नाव जिले में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में है। तो पिताजी है, उनका मूल गांव या इनका मूल गांव निराला जी का वो गढ़ा कोला, उन्नाव, उत्तर प्रदेश में हुआ था, जबकि इनका जन्म है वह महिषादल, मेदिनीपुर, पश्चिमी बंगाल में हुआ। आपके जो परीक्षा में आने लायक है वो महिषादल ही है। तो निराला, महिषादल, मेदिनीपुर, पश्चिमी बंगाल, निराला 99, निराला 99, निराला 99, महिषादल, मेदिनीपुर, पश्चिमी बंगाल। याद हो गया साथियों। अब इसके बाद में देखते हैं इनकी जो शिक्षा दीक्षा है वो महिषादल में ही हुई 9वीं क्लास तक। हुआ क्या था वो बता देता हूँ। जब ये मात्र 3 वर्ष के थे तब इनकी माता की मृत्यु हो गई, और जब ये 20 वर्ष के हुए तो इनके पिता की मृत्यु हो गई। 20 वर्ष के हुए तब इनके पिता की मृत्यु हो गई। फिर उसके पश्चात जब ये थोड़े बड़े हुए तो इनका पालन पोषण करने वाले चाचा जी थे, तो चाचा जी की मृत्यु हो गई। उस समय में महामारी फैली थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद, तो उसमें इनके चाचा जी की, चाची की, इनके भैया की, काफ़ी सारे परिवारजनों की इनकी मृत्यु हुई। और इनके आंखों के सामने जब इतने लोगों की मृत्यु हुई तो धीरे धीरे करके इनका जीवन है संघर्षपूर्ण बना रहा, ये आप सब पहचान चुके हैं। और ये संघर्षपूर्ण जीवन में इन्होंने जो साहस दिखाया, जो जिजीविषा दिखाई, उसी की जो पुनरावृत्ति है वो इनकी सभी रचनाओं में देखने को मिलती है। साथियों, आगे की जो है और छोटी सी बातें और बताता हूँ। जब इनका विवाह हुआ तो इनकी पत्नी मनोहरा देवी की मृत्यु भी 3-4 वर्ष के अंदर ही हो गई। विवाह होने के उपरांत जब इनकी जो है पत्नी, उनकी मृत्यु हुई, तब एक दूधमुही बच्ची थी और उसको छोड़कर इनकी पत्नी चली गई। इनकी पुत्री का नाम था सरोज। सरोज का पालन पोषण इसके नाना नानी ने किया, और जब सरोज बड़ी हुई, उसका विवाह हुआ, तो ससुराल जाने के बाद पुत्री के पति की भी मृत्यु हो गई। वह पुनः अपने ननिहाल आ गई, और यहाँ आने के 2 वर्ष बाद ही, मात्र 23 वर्ष की उम्र में ही सरोज की भी मृत्यु हो गई। तो पुत्री को भी अपनी आंखों के सामने इन्होंने अंतिम दर्शन के रूप में किया। तो देखिए, इनकी पुत्री की मृत्यु का जो शोक हुआ, उसी के लिए इन्होंने एक गीत लिखा, सरोज स्मृति, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध रचना है निराला जी की। साथियों, इनके जो रचना परिचय है वो वास्तव के अंदर हिंदी में छायावाद के शिव कहलाते हैं। ये सारी रचनाएं इनकी है। इनका जीवन बड़ी ही कठिनाइयों से बीता। साफ लिखा हुआ देखिए, आत्मीय जनों के असामयिक निधन। आत्मीय जन कौन? इनके परिवारजन। देखिए लिखा हुआ है, आत्मीय जन मैंने बता दिया किन किन की मृत्यु हुई। जीवन संघर्षों से युक्त रहा है। इनकी रचनाओं के नाम देखिए, बिल्कुल इसी क्रम में याद करने हैं। अनामिका, परिमल, गीतिका। आगे मैं 2 और बोलता हूँ, वो भी याद कीजिएगा। अनामिका, परिमल, गीतिका, बेला, नए पत्ते, तुलसीदास,
ये भी याद कर लीजिएगा, ये भी इनकी रचनाएं हैं। तो अनामिका, परिमल, गीतिका, बेला, नए पत्ते, तुलसीदास, कुक्कुरमुत्ता, ये भी याद कर लीजिएगा। इसके अलावा और एक दो रचनाएं और बोलता हूँ, अर्चना, आराधना, राम की शक्ति पूजा आदि रचनाएं भी इनकी है। अर्चना, आराधना, राम की शक्ति पूजा आदि रचनाएं भी इनकी है। निराला जी जो है, इन्होंने पूरी जो जितनी भी रचनाएं इनकी वो 8 खंडों में प्रकाशित हुई। वो किस नाम से? निराला रचनावली नाम से प्रकाशित हुई है। तो निराला रचनावली कितने खंडों में है? 8 खंडों में है। निराला जी है ये विस्तृत सरोकारों के कवि है। इसका मतलब विस्तृत सरोकार क्या है? यानी इनका जीवन कोई एक सीमित या संकीर्ण क्षेत्र से बंधा हुआ नहीं है, ये संपूर्ण भारतवर्ष से जुड़े हुए कवि है। इनका जो रचना परिचय है, रचनाएं हैं, वो सारी भावनाओं से जुड़ी हुई होने के कारण से जन जन के हृदय को प्रभावित करने वाली है, इसलिए विस्तृत सरोकारों का कवि ने कहा गया है। दार्शनिकता, यानी इनके जो रचनाओं में है दार्शनिकता का भाव मिलता है। विद्रोह और क्रांति, सबसे महत्वपूर्ण ये 2 बिंदु हैं। विद्रोह और क्रांति का भाव है इनके अंदर खूब भरा हुआ है। बादल इनका प्रिय विषय है साथियों, बादल इनका प्रिय विषय है। और एक बात और याद आ रही है, मुक्त छंद का प्रवर्तक अगर कोई है तो वो है निराला। तो बादल इनका प्रिय विषय है और मुक्त छंद के प्रवर्तक निराला जी है। महाप्राणी ने कहा जाता है वो भी बता दिया, छायावाद का शिव कहा जाता है वो भी बता दिया। ये सारी इनके परिचय में महत्वपूर्ण बातें जरूर लिखनी है। फिर देखिए, प्रेम की तरलता, प्रकृति का विराट और उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। इनका स्वभाव कैसा था? विद्रोही स्वभाव था। इनका स्वभाव कैसा था? विद्रोही स्वभाव था। छायावादी रचनाओं में सबसे पहले मुक्त छंद का इन्होंने प्रयोग किया था। इन्होंने शोषित पीड़ित, देखिए ये 2 शब्द 3 शब्द हैं वो, जैसे एक तो होता है शोषक वर्ग यानी शोषण करने वाले, दूसरा होता है शोषित वर्ग यानी जिसका शोषण हो रहा हो। तो शोषक वर्ग है वो है धनाढ्य, सेठ, जमींदार, जागीरदार, सेठ, साहूकार, अंग्रेज, ये सब थे शोषक वर्ग। और शोषित वर्ग है वो है मजदूर, किसान, आम आदमी, महिलाएं, बच्चे, ये सब है शोषित वर्ग जो बहुत ही गरीब है, दीनहीन है, जिन पर अत्याचार होता रहा है। तो इन्होंने इन दोनों के बारे में बताया, शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहां सहानुभूति का भाव मिलता है, यानी उनका मूल भाव किसके प्रति है? शोषित वर्ग के प्रति। कौन सा भाव है? सहानुभूति का भाव। ये लिखा हुआ है देखिए, सहानुभूति का भाव। वहीं शोषक वर्ग के प्रति प्रचंड प्रतिकार, यानी प्रतिकार करो, कैसे भी करो, उनके अत्याचारों से मुक्ति दिलानी है, उनको नष्ट करना है। जो शोषण करने वाले हैं उनको आमूल समूल जड़ सहित उखाड़ फेंकना है, ऐसा विचार इनकी कविताओं में देखने को मिलता है। आज की जो कविता है साथियों, वो भी ऐसी एक कविता है और उस कविता का शीर्षक है उत्साह। तो चलिए चलते हैं आज उत्साह कविता की ओर। तो साथियों, उत्साह कविता का जो सारांश है वो देख लेते हैं। उत्साह एक आह्वान गीत है। हमें कुछ शब्द इसमें से रटने पड़ेंगे, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एकदम इसमें नोटिस कर रहा हूँ। तो उत्साह एक आह्वान गीत है, याद कीजिएगा। जो बादल को संबोधित किया गया है, ये नॉर्मल सी बात है। बादल निराला जी का प्रिय विषय है, मैंने बता दिया है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है। बादल क्या करने वाला है? पीड़ित प्यासे जन, गर्मियों में जिस प्रकार से जून में भयंकर भीषण गर्मी पड़ती है और उस समय में किसान आदि सभी लोग त्रस्त रहते हैं गर्मी से, उस गर्मी से शीतलता प्रदान करने के लिए जो कार्य करने वाला है वो है बादल। तो इस प्रकार से कहा गया है, पीड़ित प्यासे जन की आशा आकांक्षा को पूरा करने वाला बादल ही है। फिर देखिए, एक तरफ तो ये हो गया, दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। ये शब्द आप देख लीजिए, वैसे कोई मैं एक साथ लास्ट में और बोल दूंगा, बहुत अच्छे शब्द आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, वो शब्द आप याद कर लेंगे तो पूरी कविता का पूरा सार आप आसानी से लिख पाएंगे। तो देखिए, विध्वंस, विप्लव, क्रांति चेतना को संभव करने वाला है बादल। कवि ने यहाँ पर व्यापक और समग्र दृष्टि से दोनों तरीके से देखा है। वह ललित कल्पना यानी सौंदर्य से युक्त बादल है, वह सुंदरता का प्रतीक भी है और क्रांति चेतना का भी प्रतीक है। बादल ललित कल्पना यानी सुंदरता या सौंदर्य का प्रतीक भी है और क्रांति चेतना का भी प्रतीक है। फिर देखिए, बादल है वह सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका
महत्वपूर्ण होती है। तो इसमें क्या कहा गया, देखिए साहित्य वो सामाजिक क्रांति लाने वाला होता है, सीधी सी बात ये। साहित्य जैसे अब कोई कविता लिखी गई, वो कविता समाज के अंदर जो साहस भरती है। झांसी की रानी कविता ने भारतवासियों के हृदय के अंदर जोश साहस भर दिया था, अंग्रेजों का विरोध तब जाकर लोगों ने किया। तो वैसा का वैसा भाव इनकी रचनाओं में भी देखने को मिलता है। तो निराला जी इन्हीं कविताओं के माध्यम से नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भ में देखते हैं कि ये ऐसी कविताएं जो साहस बदल दें, जो साहस भर दें, और जो व्यवस्था में और अत्याचारी जो शासन में उसमें परिवर्तन ला दे, वो ही क्या करते हैं, नवजीवन करने वाले होते हैं। नूतन कविताएं ऐसी होती है। इस प्रकार से इस कविता में उत्साह नामक जो आह्वान गीत है उसके अंदर कहा गया है। दूसरी कविता है इनकी, वो है अट नहीं रही। अट नहीं रही कविता कब की है, वह फरवरी और मार्च के महीने की। और फरवरी मार्च में आप सब जानते हैं कौन सा महीना आ जाता है, फाल्गुन का महीना। फागुन को महीनों पवन करे शोर, यानी कहने का मतलब ये है कि फाल्गुन के महीने में न सर्दी होती है न गर्मी होती है, न सर्दी होती है न गर्मी होती है। सर्दियां जा चुकी होती है, गर्मी आई नहीं होती है। पेड़ों पौधों पर, जगह जगह पर, खेतों में, खलिहानों में फसलें लहलहा रही होती है और सब जगहों पर फूल खिले हुए रहते हैं। मंदी मंदी हवा चलती है, और इस प्रकार मंद मंद जब हवा चलती है, मध्यम मध्यम तो हवा चलती है, बड़ी खुशबूदार हवा आती है, क्योंकि फूलों की खुशबू साथ में आ जाती है और हर घर तक पहुंचकर उसको खुशबू से युक्त सुगंधमय बना देती है और सबका मन प्रसन्न हो जाता है। ऐसा भाव इस कविता में, अट नहीं रही कविता में बताया गया है। फाल्गुन मास का सौंदर्य इसमें प्रकट हुआ है। तो चलिए साथियों, दोनों ही कविताओं को पहले तो पढ़ेंगे उत्साह आह्वान गीत को, और उसके बाद पढ़ेंगे अट नहीं रही है कविता को। देखते हैं कवि निराला जी कि बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धारा धार ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता भर दो, बादल गरजो। यानी अब यहाँ पर क्या गया, धाराधर, धारा को धारण करने वाले। कौन सी धारा है यहाँ पर, जल की धारा। तो जल की धारा को धारण करने वाले, अरे बादलों तुम घेर लो पूरे आसमान को, घेर लो पूरे आसमान को, और आसमान को घेर करके चारों तरफ छा जाओ। ललित ललित यानी सौंदर्य से युक्त, कभी काले और कभी घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। जैसे बच्चे की कल्पना है निश्चित नहीं होती, अनिश्चित आकार होता है बच्चों की कल्पनाओं का, उसी तरह से बादलों तुम्हारा आकार भी अनिश्चित है और तुम इतने सौंदर्य से युक्त हो। साथ ही साथ तुम्हारे हृदय में विद्युत छवि उर्मे। विद्युत छवि का मतलब बिजली की सी छवि। अब यहाँ देखिए साथियों, पहली 3-4 शब्द में आपको यहाँ अंडरलाइन करवाता हूँ, फिर इनको क्लियर करता हूँ। देखिए, एक शब्द तो आया है बादलों को गरजने का, दूसरा शब्द आया है विद्युत छवि का, और तीसरा शब्द जो आया है वो अंत में आया है शीतल कर दो। शीतल कर दो, जल से फिर शीतल कर दो, यानी बारिश करो। तो ये तीनों ही शब्दों से संबद्धता मैं आपको एकदम क्लियर कर रहा हूं। तो देखो, गरजों में क्या आएगा, गरजों में आएगा जोश। जब बादल गरजते हैं तो जोश आता है, साथ ही साथ जागृति आती है, यानी चेतना देने के लिए, प्रेरणा देने के लिए, जागृत करने के लिए, साथ ही साथ सामाजिक प्रेरणा मिलती है। तो देखिए, यहाँ गर्जना किसका प्रतीक है, जोश का प्रतीक है, जागृति का प्रतीक है और सामाजिक प्रेरणा का प्रतीक है। अब देखिए दूसरा, विद्युत छवि। तो विद्युत छवि यहाँ पर शक्ति का, विद्युत छवि किसका है, शक्ति का। बताइए, बिजली है वास्तव के अंदर बादलों की शक्ति होती है। साथ ही साथ सामर्थ्य का, यानी बिजली कुछ भी कर सकती है। एक बार किसी पे गिर जाए ना तो एक बड़े से बड़े वृक्ष को भी धराशायी कर देती है, खंडित कर देती है। तो यह है शक्ति का, सामर्थ्य का, और सबसे महत्वपूर्ण है ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है विद्युत छवि। यानी बादलों के हृदय में जिस प्रकार से शक्ति, सामर्थ्य और ऊर्जा भरी होती है, यहाँ पर उन लोगों को संकेत किया गया है जो निराश हो चुके हैं। निराश उन युवाओं की ओर भी संकेत किया गया है जो अत्याचारों से, अंग्रेजी अत्याचारों से दुखी है। कुल मिलाकर के क्रांति का आह्वान करने का उद्देश्य है। तो तुम्हारे हृदय में जोश है, साहस है, सामाजिक प्रेरणा तुम दे सकते हो, और इसलिए सामाजिक प्रेरणा का प्रतीक बनकर के बादल है सब में जोश जगाने का प्रयास कर रहे हैं। युवाओं और निराश हृदय लोगों के हृदय में जोश जगाने का, जागृति लाने का, सामाजिक
प्रेरणा जगाने का कि कुछ तो करो समाज के लिए। और क्यों? क्योंकि तो सबके हृदय में, बादल के हृदय में जिस प्रकार से शक्ति होती है, सामर्थ्य होता है, ऊर्जा होती है, उसी प्रकार की शक्ति, सामर्थ्य और ऊर्जा है सब में होती है। शक्ति, सामर्थ्य और ऊर्जा सब में होती है, इस प्रकार का इसमें बताया गया। फिर देखो ये बाद में फिर जल से शीतल कर दो, यानी वर्षा। वर्षा क्या है? यहाँ पर शीतल जल धारा, यहाँ क्या है? शीतल जल धारा, शीतल जल धारा की बात कही गई है। फिर उसके बाद में जलधारा क्या करती है बताइए? भीषण गर्मी को, ताप को जो है मिटाने का काम करती है। साथ ही साथ जलधारा क्या करती है? देखो ये तो गर्मी से संबंधित है। अगर मान लिए क्रांति से जुड़ा हुआ अगर इसको लिया जाए तो वो होगा, फिर इसका अर्थ बदलेगा, नव सृजन का प्रतीक है। जलधारा किसका प्रतीक है? नव सृजन, नव निर्माण, नव निर्माण, नव सृजन का प्रतीक कौन है? जलधारा है साथियों। जैसे भीषण तपती हुई गर्मी में पूरी धरती गर्म होती है, उसमें बीज डाले जाते हैं, फिर जब बारिश होती है, जल की धारा जब उस धरती पर पड़ती है तो बीज अंकुरित होता है, यानी नव सृजन होता है साथियों। इस प्रकार से बादल है वो क्रांति का प्रतीक भी है और नव सृजन का प्रतीक भी है। अब देखिए आप, जो मैंने ये सारे शब्द आपको बताए हैं वो याद कर लीजिएगा और चाहें तो इनको लिख भी लीजिएगा अलग से। बिजली का प्रतीक कौन है? गर्जो शब्द है वो गर्जना करना किसका प्रतीक है? जल से शीतलता प्रदान करने के लिए क्या प्रतीक है? ये सारे आपको ध्यान में ले लेने। ये छायावादी कविता है, इसलिए छायावादी कविता है वो प्रतीकों की कविता मानी जाती है। फिर देखिए पूरा अर्थ एक बार बता देता हूं। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धारा दरो, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बादलों का आह्वान करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे अंदर जोश, जागृति और सामाजिक प्रेरणा देने की जो क्षमता है वो है, और इस कारण से तुम आओ और यहाँ के युवाओं को, यहाँ के लोगों को, निराश उदास जनता को है इस प्रकार से जोश दिलाओ। बाद में कहते हैं तुम सौंदर्य से युक्त हो, ललित ललित काले घुंघराले, यानी तुम सौंदर्य से युक्त हो और धाराओं को धारण करने वाले हो, जलधारा धारण करने वाले हो। तुम्हारी निश्चित आकृति नहीं है, तुम बच्चों की कल्पना के समान अनिश्चित आकृति में हो। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, और तुम्हारे हृदय के अंदर शक्ति, सामर्थ्य, ऊर्जा आदि समाई हुई है और तुम सबको नवजीवन प्रदान कर सकते हो। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, यानी तुम्हारे हृदय में जो वज्र रूपी जो शक्ति है, सामर्थ्य है वो है, और इसीलिए तुम नया निर्माण करके, क्रांति करके, परिवर्तन ला करके नई कविता का कारण करो। और नई कविता से जिस प्रकार जो साहस मिलता है और परिवर्तन आता है वैसा कार्य तुम करो। फिर आगे क्या कहते हैं? बादल गरजो। अब ये परिस्थितियां बता रहे हैं, तत्कालीन शासन व्यवस्था के द्वारा किए जाने वाले अत्याचार और उन अत्याचारों से त्रस्त आम जनता कैसी है। एक तो गर्मी से भी त्रस्त है और दूसरे अत्याचारों से भी त्रस्त है, दोनों भाव इसमें आए। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, ये दो बार आने का कारण अति प्रभावशाली बताना। विकल, विकल का मतलब व्याकुल है, और दूसरी बार आया यानी बहुत व्याकुल है। तो भारत की आम जनता, किसान, मजदूर आदि बहुत व्याकुल है। उन्मन थे उन्मन, उन्मन का मतलब उदास, बहुत उदास। तो देखो दो बार है तो बहुत उदास हो गया। तो भारत की आम जनता, किसान आदि बहुत व्याकुल है और बहुत उदास है। विश्व के निदाघ, निदाघ यानी भयंकर गर्मी, भयंकर गर्मी से पूरा विश्व है और पूरे विश्व के सकल जन यानी सभी लोग आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, और उसी समय अज्ञात दिशाओं से, क्योंकि बादलों के आने की कोई दिशा निश्चित नहीं होती है, इसलिए अज्ञात दिशा से अनंत यानी आकाश, अनंत है आकाश का पर्यायवाची है। तो आकाश में बादल छा गए हैं और तप्त धरा, पूरी धरती तप रही है। बादलों का आह्वान करते हुए निराला जी कहते हैं धरती तप रही है, जल से फिर शीतल कर दो। ये जल बरसाओ बादलों और इस पूरी धरती की तपन को मिटाओ। बादलों पहले बादल गरजो, ताकि जो साहस, क्रांति का भाव है लोगों में आ जाए, निराश उदास है उनकी उदासी छट जाए। इसी के साथ ये कविता पूर्ण होती है साथियों। इसमें दो चीजें महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा। पिछले शब्द जो है बिजली सा जुड़ा हुआ है, गरजों से जुड़ा हुआ और वर्षा से, वो तो याद करना ही है। कुछ याद करने हैं। बादल है वो क्रांति का प्रतीक है, बादलों को क्रांति दूत कहा गया है, बादलों को पुनर्जागरण का प्रतीक माना गया है। और ये क्यों कही गई है कविता? क्योंकि आलस्य, निष्क्रियता, कर्तव्य से विमुखता की उत्पन्न स्थिति हो गई है और इस कारण से सारे भारतवर्ष के सभी लोग हैं वो आलस्य करके बैठे हुए हैं और गुलामी में जी रहे हैं।
और इसलिए इसमें दोनों भाव लिए हैं। दो भाव कौन से लिए? एक तो लिए सुंदर कल्पना और दूसरी लिए क्रांति चेतना। सुंदर कल्पना क्या है? नवजीवन देने वाली है इसलिए, और सौंदर्य से युक्त है इसलिए। और क्रांति चेतना क्या है? नूतन कविता के समानता देने वाली है। इस प्रकार से ये आपके कविता पूर्ण होती है। अब चलते हैं अगली कविता में, और उस कविता का शीर्षक है अट नहीं रही है। साथियों देखिए, अट ही है तो देखिए, फाल्गुन मास का वर्णन मैं पहले समझा चुका हूं, एक बार फिर से पढ़ करके फिर इसका पूरा अर्थ बताता हूं। अट नहीं रही है, आभा फाल्गुन की तन सट नहीं रही है। तन यहाँ कौन है? प्रकृति है, और आभा यानी चमक है, फाल्गुन यानी फाल्गुन माह की। तो फाल्गुन माह के शरीर की सुंदरता प्रकृति में सट नहीं रही यानी समा नहीं रही है। जहां भी आ रहा है अट नहीं रही, सट नहीं रही, पट नहीं रही, ये सारे के सारे शब्दों का एक ही अर्थ है, प्रकृति में फाल्गुन का सौंदर्य समा नहीं रहा है। ठीक है, हालांकि इसमें कुछ अर्थ द्व्यर्थी भी जैसा फील आता है, लेकिन आप वो न लें, आपको यही लेना है, इसी को समझना है। तो फाल्गुन मास के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि निराला जी कहते हैं कि फाल्गुन माह की सुंदरता प्रकृति में समा नहीं रही है। तो प्रकृति में समा नहीं रही है। फिर आगे देखिए, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। यहां पर फाल्गुन का मानवीकरण कर दिया गया है। फाल्गुन का मानवीकरण कैसे किया गया है? जब भी फाल्गुन में हवा चलती है तो ऐसा कहा गया है कि फाल्गुन है वो मानव है, और फाल्गुन सांस लेता है तो उस समय में सारे घरों में वो श्वास भर जाती है। कैसे भरती है? हवा चलती है तो सुगंधित है। क्यों है? क्योंकि फूल ही फूल खिले हुए हैं। तो फूलों से युक्त हवा जब चलती है तो हर घर के अंदर फूलों से युक्त खुशबू है वह फैल जाती है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, और ऐसे माहौल में न सर्दी होती है न गर्मी, तो पक्षियों की भी आसमान में उड़ने की इच्छा है वह करने लगती है, और पूरा आसमान पक्षियों से भर जाता है। तो इसीलिए लिखा है, देखो, उड़ने को तुम पर कर देते हो। और केवल पक्षी ही नहीं बल्कि स्वयं कवि का मन भी, स्वयं कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का मन भी आसमान में उड़ने को करने लग जाता है। पर कर देते हो। यहाँ देखिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है साथियों। यहाँ देखो, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, यहाँ मानवीकरण अलंकार है। तो देखिए, एक तरफ तो है मानवीकरण और दूसरी तरफ है यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आप कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से है। फिर देखिए, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। अब देखिए, आंखों से इस सौंदर्य को लगातार कवि निराला जी है वो निहारते चले जा रहे हैं, और जब कवि निराला जी निहारते चले जा रहे हैं तो इतना सौंदर्य है कि आंख वहां से हट ही नहीं रही है। बिना पलक झपकाए वो सौंदर्य को देखते जा रहे हैं। फाल्गुन का सौंदर्य वास्तव में दोस्तों ऐसा ही होता है। आप कभी हिमालय पर्वतीय प्रदेश में जाइए, वहां पर जो नदियों का सौंदर्य है, वहां पर जो पेड़ पौधों का सौंदर्य है, तो वो सौंदर्य से नजर हटती ही नहीं है। वैसा का वैसा सौंदर्य हमारे यहाँ इस क्षेत्र के अंदर होता है, वो होता है आपके फाल्गुन मास में। और उसी समय में एक ऋतु और चलती है। कमेंट करके बताइएगा कौन सी ऋतु होती है, फाल्गुन मास कौन सी ऋतु के अंतर्गत आता है, ये कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा। तो उड़ आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। और चारों तरफ देखो डालियां है, वह पुराने पत्ते झड़ चुके हैं और नए पत्ते आ रहे होते हैं। और नए पत्ते होते हैं जो हल्की कोंपल है वो तो हल्की हल्की लाल होती है, और कहीं पर हरी होती है, क्योंकि कहीं पर पूरा पत्ता बन चुका है तो वह हरा हो जाता है। और हरा भी दो तीन रंगों में आता है। एक तो सामान्य हरा जो अभी कोंपल से थोड़ा खुला ही है, तो वह है पैरेट ग्रीन, बहुत हल्का। और फिर उसके बाद में थोड़ा डार्क ग्रीन होता चला जाता है, और लास्ट में जो पुराने पत्ते अभी भी अगर लगे हुए हैं तो वो बिल्कुल हरे होते हैं, और जो अभी कोंपल है वो लाल है। तो इस प्रकार से कहीं हरी कहीं लाल, और एक जगह नहीं है साथियों, पूरी प्रकृति में हजारों लाखों पेड़ों पर ऐसा चल रहा है। तो क्या कहा है? कहीं हरी कहीं लाल। फिर कहते हैं मंद गंध, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। और कहीं कहीं पर इस फाल्गुन मास के सौंदर्य का मानवीकरण करते हुए कहते हैं कि इस फाल्गुन के गले में मंद मंद गंध वाले सुंदर सुंदर पुष्पों की माला पड़ी हुई है, या सुंदर पुष्पों की माला ये फाल्गुन पहने हुए है। फिर कहते हैं पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। पाट पाट देखो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार फिर से आ गया। शोभाश्री में रूपक अलंकार है। शोभाश्री में कौन सा अलंकार है साथियों? रूपक अलंकार है। तो देखो तीन अलंकार तो मैंने बता दिए। एक तो यहाँ घर घर में
पर में, पाठ पाठ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। फिर उसके बाद में ये पूरे में कहीं सांस लेते हो तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार आ गया। यहाँ पर पुष्पमाला वाली लाइन में यहाँ पर मानवीकरण अलंकार आ गया। और यहाँ पर जो अभी आया ना ये शोभाश्री, इस शोभाश्री में रूपक अलंकार आ गया। इस शोभाश्री में रूपक अलंकार है। तो पाठ पाठ यानी जगह जगह शोभा रूपी सौंदर्य, श्री का मतलब लक्ष्मी होता है, लेकिन यहाँ शोभा रूपी सौंदर्य मान लो या लक्ष्मी मान लो, तो इतनी सुंदरता है कि इस पूरी प्रकृति में पट नहीं रही है, यानी समा नहीं रही है। शोभा रूपी लक्ष्मी पट नहीं रही है, यानी शोभा रूपी सौंदर्य या शोभा वह इस प्रकृति में समा नहीं रही है। इस प्रकार से साथियों कविता पूर्ण हुई। अब चलिए इनके प्रश्नोत्तर में देखते हैं इसका क्या होगा। ठीक है साथियों, तो देखिए साथियों, अब चलते हैं हम इसके प्रश्नोत्तर में। तो प्रश्नोत्तर में देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर कवि गरजने का क्यों कह रहा है। तो कवि ने गरजने का क्यों कहा है, वो बरसने का भी कह सकता था। देखिए साथियों, यहाँ पर गरजना है वो वास्तव में जोश का, जागृति का, सामाजिक प्रेरणा का प्रतीक है। और ये कवि निराला जी है गुलामी के समय में अंग्रेजों के अत्याचारों से त्रस्त आम जनता को मुक्ति दिलाने का भाव लिए हुए, और इसी कारण से गरजने का कह रहे हैं ताकि आम जनता में जोश, साहस, उत्साह आ जाए। और इसी कारण से पहले गरजने का कहा है ताकि गर्जना करने से जो निराश उदास लोग हैं उनमें जोश आ जाए, साहस आ जाए और उनकी जो निराशा है वह दूर हो जाए, इसलिए गरजने के लिए कहा गया है। उत्तर आ गया होगा साथियों समझ में। फिर देखिए प्रश्न नंबर है 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या है, देखिए कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। जाहिर सी बात है, थोड़ी देर पहले बताया है, कविता में जो भारतवर्ष है उसके अंदर लोगों में आलस्य, निष्क्रियता और कर्तव्य विमुखता पैदा हो गई है। ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, क्षमा कीजिएगा, ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिससे आलस्य फैल गया है। लोग निष्क्रिय हो रहे हैं, अपने कर्तव्य से हट रहे हैं। देश की आज़ादी के लिए कर्म करना चाहिए, प्रयास करने चाहिए, लेकिन वो इतने निराश हो गए हैं, उनके मन में आशा बिल्कुल भी नहीं बची है। उनको ऐसा लगता है अब हम कभी भी आज़ादी नहीं पा सकते। और इसी कारण से इस परिस्थिति में परिवर्तन लाने का उद्देश्य लिए हुए निराला जी ने ये कविता लिखी है। तो कविता ये उत्साह जगाने के लिए तो लिखी है, आम जनता में निराशा दूर भगाने के लिए लिखी है, तो इसीलिए इसका जो शीर्षक है वो उन्होंने क्या रख दिया है, उत्साह रख दिया है। समझ में आ गया होगा साथियों। फिर है तीसरा प्रश्न, कवि ने बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। तो बादल है वो किस किस की ओर संकेत करता है। बादल है वह क्रांति का प्रतीक है। 1 नंबर तो बादल किसका प्रतीक है, क्रांति का प्रतीक है। 2 नंबर बादल है वो क्रांति दूत का है, बादल स्वयं क्या है, क्रांति दूत है। और तीसरा है बादल है वो पुनर्जागरण का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, पुनर्जागरण का प्रतीक है। 3। फिर उसके बाद में चौथा, साथियों चौथा और बता देता हूं, चौथा है बादल है वो नव सृजन का प्रतीक है। बादल किसका प्रतीक है, नव सृजन का प्रतीक है। ये चारों के चारों प्रतीक आप लिख देंगे तो उत्तर गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनसे 4 से 5वीं चीज है ही नहीं। ठीक है, तो बादल किस किस का हो गया, बादल क्रांति का प्रतीक हो गया, बादल क्रांति दूत हो गया, बादल पुनर्जागरण का प्रतीक हो गया और बादल नव सृजन का प्रतीक हो गया। फिर देखिए शब्दों का प्रयोग है जिससे कविता के किसी भाव या खास दृश्य में ध्वन्यात्मक, ये देखिए ध्वन्यात्मक, जिससे ध्वनि यानी साउंड जैसा फील आए, तो उसको कहते हैं नाद सौंदर्य। तो नाद सौंदर्य कविता में, उत्साह कविता में कहाँ कहाँ है वो पंक्तियां छांट करके लिखनी है। तो देखिए कविता में एक बार फिर से चलते हैं, नाद सौंदर्य, ताकि अपन देख सके। साथियों ये रहा बादल गरजो, पहली जो ये पंक्ति आपके सामने आई है ये बादल गरजो, इसी में नाद सौंदर्य है। फिर उसके बाद में यहाँ पर वज्र छिपा नूतन कविता, इसमें भी वैसा ही फील आ रहा है। फिर साथ के अंदर देखिए यहाँ है बादल गरजो, ये बादल गरजो ही है और तो कोई विशेष है नहीं। बादल गरजो ये 2-3 जगह है। घेर घेर घोर गगन धारा धरो, नाद सौंदर्य, इसमें भी आ रहा है घेर घेर गगन धारा धरो, क्योंकि घेर घेर घोर गगन इस प्रकार से जैसे ध्वनियुक्त शब्द है ना, वो नाद सौंदर्य है, जिसमें एक मुख से अलग सी जो ध्वनि है वो अनुभव की जा सके। फिर है विकल विकल उन्मन थे उन्मन से फिर शीतल कर दो। कुल मिला के ये बादल गरजो और ये 2 पंक्तियां ही हैं बस।
तो बादल गरजो और एक ये पंक्ति है, प्रारंभिक घेर घेर घोर गगन धारा धरो, इन दोनों में ही नाद सौंदर्य का सा आभास हो रहा है। साथियों, नाद सौंदर्य का मतलब है ध्वनि, गूंज। तो जिन शब्दों से ध्वनि या गूंज का एहसास होता है उन्हें नाद सौंदर्य कहा जाता है। ठीक है साथियों, अब चलते हैं हम अट नहीं रही है कविता के प्रश्नोत्तर की ओर। देखिए साथियों, छायावाद की एक खास विशेषता है कि अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठा देते हैं। और कविता की कौन सी पंक्तियों से ये धारणा पुष्ट होती है? तो ये तो कविता की पंक्तियां देखनी पड़ेगी। तो फिर हम एक काम करते हैं साथियों, ये दूसरे अलग आगे वाले प्रश्न कर लेते हैं। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? तो आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, ये वाली पंक्ति है। तो इसका अर्थ आप समझ जाइए। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि फाल्गुन मास का सौंदर्य इतना अधिक हो गया है कि प्रकृति में चारों तरफ सुंदरता ही सुंदरता बिखरी हुई पड़ी है। पेड़ पौधों पर सभी पर पुराने पत्ते झड़ने के बाद नए पत्ते आ चुके हैं, कई कोंपले हैं और हरियाली हरियाली चारों तरफ फैली हुई है। खेतों में खुशहाली है, रंग बिरंगे फूल लाखों की तादाद में लगे हुए हैं, खुशबू फैला रहे हैं और मंद मंद चलती हुई सुगंधित हवा घर घर में सुगंध भर रही है। इस प्रकार का सौंदर्य है वह संपूर्ण प्रकृति में समा नहीं रहा है। और इस प्रकार यह वर्णन कविता में फाल्गुन की सुंदरता का किया है। फिर देखिए, इसमें भी ये सेम ऐसा ही उत्तर आएगा। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किस रूपों में किया है? रूप आया है प्रकृति में। यहाँ पर साफ स्पष्ट कहा है कि किस प्रकार से पूरे भारतवर्ष की प्रकृति में और संपूर्ण क्षेत्रों के अंदर हर जगह पर पेड़ पौधे फल फूल पत्ते सब हरे भरे हैं और चारों तरफ हरियाली हरियाली है। किसी भी प्रकार का रूखापन है नहीं, न गर्मी है न सर्दी है। बड़ा ही सुंदर सुखद सुहावना मौसम है। और इस प्रकार से प्रकृति की व्यापकता है जो हमारे मन को भी प्रभावित कर देती है। प्रकृति हमारे ही मन को प्रभावित नहीं करती, पशु पक्षियों और सबका मन प्रभावित कर देती है। मानव का तो खैर करती ही है, जिसके कारण से हमारा मन भी खुले आकाश में उड़ने को करने लग जाता है। पक्षी तो उड़ते ही हैं, हमारा मन भी कहीं घूमने फिरने का मौज मस्ती करने का करता है। इस प्रकार से प्रकृति अत्यंत व्यापक है जो हमारे हृदय को भी प्रभावित कर देती है। फिर आगे देखते हैं, फाल्गुन में ऐसा क्या होता है जो अन्य ऋतुओं से भिन्न होता है? फाल्गुन में अन्य ऋतुओं से यही भिन्नता है कि फाल्गुन है वैसा मौसम और किसी भी माह में नहीं होता है। फाल्गुन में सबसे सुखदाई है और इसीलिए फाल्गुन माह का सौंदर्य भी सबसे भिन्न है। और सारा वर्णन आप चाहे इसमें जोड़ सकते हैं। इसमें इस पाठ में एक चीज़ अट नहीं रही, उसमें कोई भी प्रश्न आए वो लगभग उत्तर एक जैसा आ जाएगा। ठीक है। फिर देखिए, इन कविताओं के आधार पर निराला जी के काव्य शिल्प की विशेषताएं बतानी है। हाँ, ये प्रश्न थोड़ा भिन्न है साथियों। अब तक जितने प्रश्न आए वो लगभग समान से थे, ये प्रश्न थोड़ा भिन्न। काव्य शिल्प का मतलब होता है, देखो, किसी भी कविता के दो प्रकार से भावार्थ बताते हैं। भावार्थ क्या, दो प्रकार से उसका अर्थ स्पष्ट किया जाता है। एक तो होता है भाव सौंदर्य, एक होता है शिल्प सौंदर्य। भाव सौंदर्य में तो अर्थ बताया जाता है, उससे जुड़ा हुआ भावार्थ अर्थ, और शिल्प सौंदर्य में बताई जाती है व्याकरणिक विशेषताएं। व्याकरणिक साहित्यिक विशेषताओं को कहते हैं शिल्प सौंदर्य। तो शिल्प सौंदर्य में हम देखते हैं तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। तत्सम तद्भव शब्दों का इसमें प्रयोग हुआ है, दोनों ही कविताओं में हुआ है। उत्साह में भी हुआ है और अट नहीं रही में। पाठ पाठ शोभाश्री, तो ये क्या है, तत्सम तद्भव शब्द आ रहे हैं। तो तत्सम तद्भव शब्दों का बहुतायत से प्रयोग हुआ है। दूसरी बात, मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार है, ठीक है। तो मानवीकरण अलंकार के साथ ही साथ प्राकृतिक सौंदर्य का अभूतपूर्व वर्णन इसमें दोनों ही कविताओं में किया गया है। प्रकृति का सौंदर्य एक तो उत्साह कविता में वर्षा काल का, जून के आसपास माह का, यानी ग्रीष्म ऋतु के जाने के आसपास का, और वर्षा ऋतु के आने के आसपास का वर्णन है। और इसमें है आपके शीत ऋतु के जाने का और ग्रीष्म ऋतु के आने से पहले का वर्णन है, अट नहीं रही में। फिर अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अलंकार कौन कौन से, मानवीकरण आया है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है, साथ ही साथ के अंदर पुनरुक्ति प्रकाश वो आया था ना, फाल्गुन सांस लेता है, वो वाला है मानवीकरण। पुनरुक्ति प्रकाश जब जबर वो अट वो क्या दो बार पाठ पाठ, ये सारे में। रूपक अलंकार है, शोभाश्री शोभा रूपी श्री, रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। भाषा कौन सी है, भाषा हिंदी खड़ी बोली है।
मुक्त छंद के प्रवर्तक हैं, तो मुक्त छंद में कविताएं दोनों लिखी हुई है। इस प्रकार से इनकी ये शिल्प सौंदर्य संबंधित विशेषताएं हो गई है और इनके मन पर प्रकृति का उद्दीपन भाव छाया हुआ है। बादल इनका प्रिय विषय है और विभिन्न ऋतुओं का जो इनका गहराई से जो भाव पक्ष है वो बड़ा मजबूत है, वो बड़े अच्छे से ये लेखन करते हैं। तो साथियों ये उनका हो गया आपके काव्य पक्ष या शिल्प पक्ष। तो इस प्रकार से साथियों पाठ पूर्ण हो चुका है। दोनों कविताएं मैंने बहुत अच्छे से बताई है, कवि परिचय भी बहुत अच्छे से बताया है और पाठ का सारांश भी समझाया और एक एक प्रश्न भी एकदम क्लियर किया है। अगर किसी भी प्रकार से समस्या हो, समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए। पूरा वीडियो देखा कीजिए। न देख पाएँ, कोई कारण रह जाए तो चलाने के बाद बीच में बंद न करें, कहीं रख करके छोड़ दें, चलता रहे, पूरा हो जाए, ताकि किसी भी प्रकार का नुकसान यूट्यूब चैनल को, जो गॉड दी गड्डी प्रभु श्री राम के नाम से चलाया गया है, उनको कोई नुकसान न हो। धन्यवाद साथियों। जय सिया राम।